नमस्ते। मैं रवि सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वेव नेचर ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने पार्टिकल और वेव में अंतर देखा। हम यह चर्चा किए कि पार्टिकल किसी एक बिंदु पर रहता है, जैसे बॉल केवल एक आदमी के हाथ आया, मगर वेव सभी जगह रहता है, जैसे साउंड पूरे क्लास को सुनाई दिया। साथ ही हम यह चर्चा किए कि जब दो पार्टिकल को ऐड करते हैं तब सिस्टम का टोटल मास हमेशा बढ़ता है, मगर जब दो वेव को जोड़ते हैं तब दो स्थितियां संभव है। पहला, जब दोनों वेव सेम फेज में रहता है, तब उनके जोड़ने के बाद हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा यानी कि बढ़ा हुआ प्राप्त होता है। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब दो वेव अपोजिट फेज में रहता है, तब उन दोनों को जोड़ने के बाद उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी अध्यारोपण कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, यह कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर गमन करता है, और हाइजन ने वेव फ्रंट के मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का नियम कैसे साबित किया। किसी शांत तालाब में पत्थर इत्यादि फेंककर यदि हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तब यही विक्षोभ तरंग यानी वेव के रूप में चारों दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। इसी वेव का सबसे आगे का हिस्सा वेव फ्रंट कहलाता है। यह वेव फ्रंट सर्कुलर यानी वृत्ताकार है। हम जानते हैं कि किसी तरंग का सबसे ऊपर का बिंदु क्रस्ट यानी शीर्ष और सबसे नीचे का बिंदु ट्रफ यानी गर्त कहलाता है। जब पानी के सतह से तरंग गमन करता है, तब वे सभी बिंदु जो अपने अधिकतम ऊंचाई पर हैं, उन्हें मिलाने पर हमें वृत्ताकार आकृति प्राप्त होता है, यानी हमें वेव फ्रंट मिलता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि वे सभी बिंदु जो अपने अधिकतम ऊंचाई यानी क्रस्ट पर हैं, वे सभी समान कला यानी सेम फेज में दोलन कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वे सभी बिंदु जो समान कला में दोलन करते हैं, उन्हें मिलाने पर तरंगाग्र बनता है। हम जानते हैं कि किसी तरंग के दो लगातार शीर्ष क्रस्ट के बीच की दूरी उस तरंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा कहलाता है। Hence, the distance between two concentric circles, that is wave front, is wavelength lambda. दो संकेंद्री वृत्तों यानी कि तरंगाग्रों, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, दो संकेंद्री वृत्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है। Observing the motion of wave, we can also state that the direction of propagation of wave is always perpendicular to wave front. यानी तरंग के गमन की दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। धन्यवाद। अब आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लें और अभी तक जो भी पढ़ाई किए उसे नोट कर लें।
आइए पानी के वेव फ्रंट को समझने के बाद प्रकाश के वेव फ्रंट को समझेंगे। चूंकि पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग केवल एक प्लेन में चलता है, इसलिए वेव फ्रंट वृत्ताकार यानी सर्कुलर होता है। मगर किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, क्योंकि किसी बिंदु से उत्पन्न प्रकाश स्पेस में हर तरफ गमन करता है। हम पाते हैं कि जब प्रकाश का स्रोत हमसे अनंत दूरी पर चला जाता है, तब उस स्रोत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में तरंगाग्र उन किरणों के लंबवत एक समतल, एक प्लेन हो जाता है। सामान्यतया किसी एक दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर रेखाओं को खींचकर दिखाते हैं। अभी हमने बिंदु प्रकाश के स्रोत को देखा, मगर यदि प्रकाश का स्रोत एक रेखीय है तब तरंगाग्र बेलनाकार होगा, यानी फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट द वेव फ्रंट्स आर सिलेंड्रिकल। अभी तक के ऑब्जर्वेशन से हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण तथा तरंगाग्र वेव फ्रंट आपस में ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी विद्युत बल रेखाएं और समविभवी पृष्ठ जो आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकाशिक घटनाओं के बाद तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट किस प्रकार से रूपांतरित होता है। पहले उदाहरण में यह दिखाया गया है कि किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद वेव फ्रंट किस प्रकार से परावर्तित होता है। मगर यही प्रकाश की किरणें जब किसी इर्रेगुलर सरफेस से टकराती है, तब परावर्तन के बाद कोई नियमित वेव फ्रंट नहीं बना पाता है। दूसरे उदाहरण में यह दर्शाया गया है कि जब प्रकाश डेंसर मीडियम सघन माध्यम से रेयरर मीडियम विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब वेव फ्रंट किस प्रकार से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तीसरे उदाहरण में यह दिखाया गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तब वह किस प्रकार से मुड़ती है। साथ ही वेव फ्रंट जो रेस के परपेंडिकुलर होता है वह प्रिज्म से गुजरने के बाद किस प्रकार से मुड़ता है। पिछले उदाहरणों में हमने यह देखा कि वेव फ्रंट किस प्रकार से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अभी हम देखेंगे कि वेव फ्रंट किस प्रकार से अपना शेप चेंज करता है। फर्स्ट एग्जांपल में एक प्लेनर वेव फ्रंट कॉनकेव मिरर से टकराता है और उसके बाद स्फेरिकल बन जाता है, क्योंकि पहले प्रकाश की किरणें आपस में पैरेलल होती है, मगर अवतल दर्पण से टकराने के बाद वे सभी फोकस पर मिलती है, इसलिए वेव फ्रंट एक स्फीयर बनता है जिसका केंद्र फोकस होता है। दूसरे एग्जाम्पल में लेंस का केस लिया गया है। हम देखते हैं कि आपस में पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, यानी पैरेलल रेज से बना प्लेनर वेव फ्रंट लेंस से गुजरने के बाद कन्वर्जिंग रे के वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है। इन स्फेरिकल वेव फ्रंट का भी सेंटर लेंस का फोकस होता है। यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक प्लेनर वेव फ्रंट किस प्रकार से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है। थर्ड एग्जाम्पल में एक कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस लिया गया। कॉनकेव लेंस पर पड़ने वाली पैरेलल रेज डाइवर्ज करती है, इसलिए पैरेलल रेज का प्लेनर वेव फ्रंट कॉनकेव लेंस अवतल लेंस से गुजरने के बाद डाइवर्जिंग रेज के वजह से फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है। चूंकि लेंस से निकलने के बाद डाइवर्जिंग रेज
फोकस से निकलते हुए प्रतीत होती है, इसलिए डाइवर्जिंग रेज से बना स्फेरिकल वेव फ्रंट का सेंटर लेंस का फोकस बनेगा। फोर्थ एग्जाम्पल में अपोजिट सिचुएशन है। इसमें किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर लाइट का सोर्स रखा है। हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है, मगर हम यह भी जानते हैं कि लेंस के फोकस से निकलने वाली लाइट रेज लेंस से गुजरने के बाद आपस में पैरेलल हो जाती है। इसलिए यहां दिखाया गया है कि फोकस से निकलने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद प्लेनर वेव फ्रंट बन जाती है। अब आप लोग अपने स्क्रीन को पॉज कर लें और अगले 3 स्लाइड्स को नोट कर लें। धन्यवाद। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण मगर सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। वो है हाइजन का सिद्धांत। हाइजेंस के सिद्धांत के मदद से हम किसी तरंगाग्र के गति को समझते हैं। यदि किसी क्षण तरंगाग्र वेव फ्रंट की आकृति ए बी से निरूपित होती है, तब कुछ समय बाद तरंगाग्र की नई आकृति ए डैश बी डैश कैसा होगा, यह हाइजन के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। मान लिया किसी क्षण t=0 में कोई तरंगाग्र AB से निरूपित होता है। यह तरंगाग्र AB एक सरल रेखा या वृत्त का खंड कुछ भी हो सकता है। हाइजेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करता है तथा उस बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सेकेंडरी वेवलेट्स आगे की ओर सभी दिशा में फैलता है। इन द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग उस माध्यम में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसी अत्यंत अल्प समय अंतराल टाउ के बाद इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं की त्रिज्या भी इंटू टाउ के बराबर होगा तथा जब इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींचते हैं, तब वह स्पर्श रेखा तरंगाग्र की नई स्थिति एट t=टाउ पर निरूपित करता है, जैसा कि इसमें a डैश b डैश से दिखाया गया है। यदि यह हिंदी माध्यम का बैच है, तब हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट कर लें, और जो छात्र बुक लेकर आए हैं वे भी बुक में हाइजन के सिद्धांत को निकाल लें। उन्हें बुक से फिगर बनाने में सुविधा होगी। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी कुछ बात रिपीट कर देते हैं। We have original wave front AB at t=0. It can be any straight line or curve
depending on the source. With the help of Huygens principle, we will be able to draw the position and shape of wavefront after very small time interval tau. According to Huygens principle, every point of wavefront will behave as individual point source of light. Through all these point source, secondary wavelets will originate. You can see how these wavelets are growing from each source. The speed of wavelets will be same as the speed of light in that medium. Hence, after very small time interval tau, the radius of each wavelets will be equal to v into tau. Further, if we draw tangent on all these wavelets, then this tangent will represent the shape of wavefront a dash b dash after very small time interval tau. Now you should pause the screen and note down everything properly.